हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस खूबसूरत पहल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आइए, जैसा कि हम रोज करते हैं, डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स की। आज भी हम चर्चा करते हैं। इस पहल में बेसिकली आपको पता है कि डेली करंट अफेयर्स आपको मिलते हैं, खासतौर पर प्रीलिम्स परीक्षा संबंधी, मेंस परीक्षा संबंधी। प्रीलिम्स परीक्षा संबंधी भी जो भी आर्टिकल है, मेंस संबंधी जो भी आर्टिकल है, इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू जैसे सोर्सेज से कवर करते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे पीडीएफ भी मिलती है। पीडीएफ भी मिलती है, किसमें बाइलिंगुअल मिलती है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। साथ ही आपको ये पीपीटी भी आपको हमारे चैनल मिल जाती है, जो है @घटना सूत्रा टेलीग्राम पे। आप चेक कर सकते हैं। तो आइए, हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन कौन से न्यूज आर्टिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें पहला आर्टिकल है, बात कर रहा है कोयला जो उत्पादन है, कोल जो प्रोडक्शन है, उसको उसका जो टारगेट है 1.15 बिलियन टन अभी डिक्लेयर किया गया है। उसको देखेंगे हम यहाँ पे, और जो जितने भी टाइप ऑफ कोल है, कोयले के कितने प्रकार होते हैं, वो सब देखेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के साथ आ रहा है, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन को बढ़ाया जा सके, तो उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। गिर में जो एशियाई टाइगर है, एशियाई जो शेर है, एशियाटिक लायन है, उनकी संख्या इतनी बढ़ रही है कि अब वो मैन जो हैबिटेट एरिया है वहां पे पहुंच रहे हैं, जिस वजह से मांग हो रही है कि इनको कहीं और भी शिफ्ट किया जाए। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल देखें। चौथा आर्टिकल बात करेगा अमृत भारत रेलवे स्टेशन, क्या पर्पज है इसका, इसके बारे में भी देखेंगे। फिर अगला आर्टिकल बात करेगा आर्टिकल 19 पर। आर्टिकल 19 पर जो चैलेंजेस अभी निकल के सामने आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पे। प्रीलिम्स में हम देखेंगे कि आर्टिकल 19 कौन कौन से प्रोविजन है, 19(1) ए बी सी डी ई एफ जी जो भी है। फिर 19(2) में क्या क्या प्रोविजन है, वो सारे देखेंगे। फिर इसी का जो आर्टिकल यहाँ पे मेंस में आया है, तो मेंस के जो पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे हम देखेंगे। कि वक्फ का जो पंजीकरण है 1923 के अकॉर्डिंग होगा, 2025 के नहीं। ये द हिंदू पे आर्टिकल आया था, दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा देखेंगे। अर्बन फॉरेस्ट में चैलेंज देखने को मिला, हैदराबाद में अभी एक फॉरेस्ट है जिसको भी बेसिकली काटने के सरकार ने परमिशन दे दी थी, लेकिन बाद में इसे न्यायालय द्वारा इसे रोक दिया गया है। उससे संबंधित आर्टिकल देखेंगे। फिर जो एआई का जो, अगर आप देखें सप्लाई चेन अगर डिसरप्शन होता है, तो एआई पर क्या चैलेंज है, क्या चुनौतियां निकल के आती हैं, उनको देखेंगे। फिर पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवाद है, उससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून या इंटरनेशनल लॉज का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे जानेंगे। तो आइए, बिना किसी देरी स्टार्ट के करते हैं और आज का देखते हैं पहला आर्टिकल किस बारे में है। आज का पहला आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है, ये 26 की बात करें, वहां पर जो हमारा कोयला उत्पादन है, कोल प्रोडक्शन, उसका टारगेट हमारा 1.15 बिलियन टन होना चाहिए, जो कि पहले कितना था, 1.05 था। तो ये टारगेट बढ़ाने की बात कर रहा है, और बेसिकली इसलिए बात हो रही है कि जो कोल पर जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, निर्भरता है हमारी, हम कोयला ज़्यादातर खरीदते हैं बाहर से, उसको कम किया जा सके और आत्मनिर्भर बना जा सके। जबकि हमारे पास कोयला की जो माइनिंग्स है हमारे पास ऑलरेडी हैं, हमारे पास बहुत सी खदानें हैं, तो हम क्यों किसी और देश से कोयला आयात करें। इस संबंध में यहाँ पर जो लक्ष्य है उसको बढ़ाया गया, टारगेट को बढ़ाया गया है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, अब जो आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़े अब यूपीएससी में मैंने आपको बता दिया क्या इंपॉर्टेंट एक आंकड़ा है। अब हम थोड़ा सा नजर डालेंगे। अब कोयले की डिमांड तो आपको हर एक क्षेत्र में पड़ती ही है, आपको पता है ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है भारत में। अब हम टाइप में देखें कोयले के कौन कौन से प्रकार हैं, थोड़ा सी स्टैटिक पर नजर डालें, तो कोयले के प्रकार पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कोयले बेसिकली 4 टाइप यहाँ पे दिखाई देते हैं। पहला टाइप है एंथ्रेसाइट। एंथ्रासाइट कोयला, ये कोयला सबसे शुद्ध कोयला माना जाता है, सबसे हाई क्वालिटी का माना जाता है। इसमें राख कम, ऐश बहुत कम होती है, और इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, ऊर्जा ज़्यादा होती है। ये तो होता है एंथ्रासाइट कोयला। लेकिन अगर आप देखें, ये पाया बहुत कम जाता है भारत में, मतलब बहुत कम एरिया में ये पाया जाता है एंथ्रासाइट। फिर दूसरा कोयला होता है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयला भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है। और इसमें अगर आप देखें बिजली उत्पादन जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा यही यूज होता है। फिर उसके बाद हम देखें, इसमें भी अगर आप देखें, ये जो कार्बन परसेंटेज है, देखिए कार्बन परसेंट ज़्यादा रहता है, इसका मतलब कोयला अच्छी क्वालिटी का होता है। तो 80 to 95% एंथ्रेसाइट में कार्बन परसेंट मात्रा होती है ना। फिर हम यहाँ पे देखें बिटुमिनस में कितनी होती है, 60 से 80% होती है। फिर सब बिटुमिनस एक कोयला थर्ड टाइप होता है, सब बिटुमिनस, सब बिटुमिनस कोयला। ये भी भारत में ठीक ठाक पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि ह्यूमिडिटी और नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, ऊर्जा कम होती है। इसमें सब बिटुमिनस ऊर्जा कम होती है।
जो ह्यूमिडिटी है, नमी है, वो ज़्यादा होती है। अब अगर पानी की मात्रा कोयले में ज़्यादा रहेगी बेसिकली, तो देखेंगे आप उसमें धुआँ ज़्यादा निकलेगा। गीला कोयला जैसे धुआँ छोड़ता है, जस्ट फॉर एग्जांपल, उसी तरह से यह भी कर दो कि इसमें एनर्जी कम रहेगी, कार्बन का जो परसेंटेज है यहाँ पे कम रहेगा, 40 to 60% रहेगा। लेकिन इसमें समस्या यह रहेगी कि इसमें धुआं ज़्यादा निकलेगा, ऐसे ज़्यादा निकलेगी साथ ही। फिर चौथा आता है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला लिग्नाइट कोयला 25 से 40% के आसपास पाया जाता है। ये सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी कहे नमी होती है, और इसमें ऊर्जा भी बहुत कम होती है। तो ये चार टाइप हमने क्या देख लिए, कोयले के हमने टाइप देख लिए। अब हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं, पेन चेंज करते हैं और नज़र डालते हैं कोयले। अब ये तो बात होगी कोयले की। अब कोयले का जो ये प्रकार है, ये तो ठीक है। अब खनन कितने तरह का होता है, माइनिंग कैसे कैसे होती है, क्या क्या प्रोसेस से माइनिंग होती है। माइनिंग देखिए बेसिकली दो तरह की होती है। पहली होती है ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग या सरफेस माइनिंग जिसे बोला जाता है, या सरफेस माइनिंग, सरफेस माइनिंग। दूसरी होते हैं यहाँ पे अंडरग्राउंड माइनिंग। अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड माइनिंग अंडरग्राउंड माइनिंग जमीन के नीचे सुरंग बनाई जाती है और वहां से कोयले को निकाला जाता है। ये बहुत ही खतरनाक तरीका है, साथ ही साथ एक्सपेंसिव है, खर्चीला है पर्यावरण के लिए, लेकिन ये बेहतर है ना। लेकिन जो ओपन कास्ट माइनिंग होती है सबसे ज्यादा होती है, खर्च यहाँ पे कम होता है, ऊपर से आप देखे होंगे बहुत सारी कोयले खदान आप देखे होंगे। तो वो क्या है, ओपन कास्ट माइनिंग के एग्जांपल है, जमीन के ऊपर से ही कोयला निकाल दिया जाता है, सबसे आसान तरीका होता है। ये तो बेसिकली हो कोयले माइनिंग, कोयल के माइनिंग के तरीके। अब हम थोड़ा सा अगर नजर डालें, तो भारत में कौन कौन से कोयला क्षेत्र हैं सबसे सबसे खास, अब थोड़ा सा हम देखें। तो हम अगर ये मैप की बात करें, अगर यहाँ भारत का मैप है, तो यहाँ पे नजर डालें हम, तो ये वाला रीजन खास तौर पे आप देखेंगे, ये वाला रीजन, ठीक है ना। ये वाले रीजन में कौन सा कोयला पाया जाएगा, ज्यादातर बिटुमिनस कोयला पाया जाएगा। ये वाला रीजन कौन सा कहलाएगा, छत्तीसगढ़ कहलाएगा। फिर यहाँ पे झारखंड है ना, उड़ीसा। फिर उसके बाद ये वाला रीजन आपको मिलेगा बिटुमिनस कोयले का ही, यहाँ पे असम और ये सब ब्रह्मपुर घाटी वाला क्षेत्र, असम वाला रीजन है। यहाँ पर आपको कौन सा कोयला मिलेगा, यहाँ पर आपको बिटुमिनस कोयला मिलेगा। कौन सा कोयला मिलेगा, बिटुमिनस कोयला। फिर आप देखेंगे जो ये वाला रीजन है, जैसे आप देखें तमिलनाडु में, यहाँ पे रीजन तमिलनाडु, तमिलनाडु से इसके अलावा राजस्थान के पास पास आप देखेंगे। फिर इसके अतिरिक्त आप गुजरात में देखेंगे, तो यहाँ आपको लिग्नाइट कोयला मिलेगा, ठीक है। लिग्नाइट कोयला मिलेगा यहाँ, लिग्नाइट, लिग्नाइट और यहाँ बिटुमिनस। उसमें बहुत सारी खदान है, जैसे झारखंड में झारिया है, बोकारो है, गिरिडीह की खदान है, रानी बेल्ट है, रानीगंज है पश्चिम बंगाल में, फिर सिंगरौली है मध्य प्रदेश में, गोंडवाना है कोरबा तलचर में, और नेवेली है तमिलनाडु में। तो ये कभी कोई पूछता है कि नेवेली, नेवेली कहाँ है, तमिलनाडु में। ये क्या है, कोयला माइनिंग या लिग्नाइट कोयला यहाँ पे पाया जाता है। बेसिकली 98% आपको कोयला बिट में, मतलब अगर आप देखें गोंडवाना लैंड का ही पाया जाता है, लिग्नाइट कोयला कम ही पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे रीजन कौन कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है। अब इस भारत सरकार ने क्या है, कोल की जो क्वालिटी मेंटेन रहे इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल ट्रांसपेरेंसी गाइडलाइन भी उसने जारी की थी। भारत सरकार ने कहा कोल ब्लॉक की ई नीलामी होनी चाहिए। ई नीलामी की बात की, ई ऑक्शनिंग की यहाँ पे बात की। फिर कोयला ग्रेडिंग में पारदर्शिता होनी चाहिए, मतलब किस क्वालिटी का कोयला है इसके बारे में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऑनलाइन सैंपलिंग होनी चाहिए। साथ ही माइनिंग सर्विलांस भी होनी चाहिए। स्टार रेटिंग सिस्टम की सरकार ने बात की, कोयले में स्टार रेटिंग सिस्टम होना चाहिए। इसरो व मिनिस्ट्री ऑफ कोयला मिलके माइन सर्विलेंस सिस्टम की भी को स्टेब्लिश कर रहे हैं, माइन सर्विलेंस सिस्टम, है ना। अब उत्तम ऐप भी इसके रिगार्डिंग डेवलप किया गया है, उत्तम ऐप। अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाई थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइंड कोल, ऐसे में जो कंज्यूमर उसको कोयले की जो गुणवत्ता उसको यहाँ पे ट्रैक कर सके। ये बात हो गई। अगर हम बात करें लास्ट चीज की, कैप्टिव माइनिंग के बारे में। कैप्टिव माइनिंग क्या होती है, कैप्टिव माइनिंग, कैप्टिव माइनिंग क्या होती है, कैप्टिव माइनिंग बेसिकली पर्पज ये होता है जब कोई भी कंपनी या कोई गवर्नमेंट यूनिट सेल्फ यूज के लिए कोयले की माइनिंग करती है। किसके लिए, सेल्फ यूज, खुद उनको, जैसे सपोज करिए आपकी खुद की कंपनी है और आपको कोयले की जरूरत है, आप खुद माइनिंग कर रहे हैं, तो उसे कैप्टिव माइनिंग कहा जाएगा। इसमें आप बेच नहीं सकते हैं। लेकिन अगर पर्पज इसमें यही होता है कि जो पर्सनल डिमांड है किसी कंपनी की उसको पूरा किया जा सके। सपोज कर झारखंड हमारी कंपनी है और हमें कोयला लेना पड़ रहा है, लेकिन वही माइनिंग है, तो हमें कैप्टिव माइनिंग की परमिशन दी जा सकती है, जिससे हम क्या करें, खुद के यूज के लिए कोयला यहाँ पे यूज कर सकें। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो कॉमर्शियल माइनिंग है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखें, तो कॉमर्शियल माइनिंग क्या हो जाएगा, कॉमर्शियल माइनिंग में अभी जो अलाउ किया गया है उसमें आप खुद तो यूज कर सकते हैं, लेकिन आप बेच भी सकते हैं। अगर हम बात करें, ये तो कैप्टिव माइनिंग हो गई। अब बात करें कॉमर्शियल माइनिंग में, कॉमर्शियल माइनिंग, तो आप यूज भी कर सकते हैं प्लस सेल भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, ठीक, ओपन मार्केट में।
अब इससे क्या होगा कि जो कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ेगा, अलग अलग कंपनी बेचेंगे, थोड़ा सा कम कोयले के दाम होंगे, ये सब बेसिकली पर्पज होता है, यह जो हमने यहाँ पर देखा। अगर हम बात करें इस संबंध में क्या पॉलिसी, जो आप देखेंगे रूल्स है 2015 में लाए गए थे कमर्शियल, ठीक है। और 2022 में गद्द सरकार ने जो इसको अनुमति दे दी कॉमर्शियल माइनिंग को, 2020 में, बेसिकली 2020 में सरकार ने कॉमर्शियल माइनिंग को परमिशन दे दी कि अब कोई जो निजी कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी है, वो कैप्टिव माइनिंग कर रही है, लेकिन अब उसे कॉमर्शियल माइनिंग की तरह भी क्या कर सकती है, कोयले को बेच भी सकती है। ये बेसिकली हमने यहाँ पर देखा। अगला आर्टिकल बात करेंगे हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में आप ये जान लीजिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि देश में जितने भी लोग हैं उनको जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, लोन है, एटीएम है, बैंकिंग है, मनी बैंकिंग है, इन सारी व्यवस्थाओं से जोड़ना फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। अब इसको बढ़ावा देने के लिए आदित्य बिरला कैपिटल के साथ आईपीपीबी ने क्या किया है, साझेदारी की है। अगर हम आईपीपीबी के बारे में थोड़ा सा नजर डालें, अगर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में थोड़ा सा नजर डालें, तो आप इसको 2018 में इसको स्टेब्लिश किया गया था और भारतीय डाक विभाग द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया था। नई दिल्ली में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली क्वार्टर है। ये पेमेंट बैंक या डिजिटल जो लिमिटेड जो बैंकिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए ये बेसिकली बात करता है। साथ ही ये सेवाएं प्रोवाइड करते हैं, सेविंग अकाउंट की, डिजिटल पेमेंट्स की, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर की, यूटिलिटी पेमेंट की, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे प्रोवाइड करता है। उसने यहाँ पे इसके साथ साझेदारी किया, तो कुछ इसमें खास इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स का आर्टिकल नहीं था, जितना था हमने यहाँ पे देख लिया। अगला आर्टिकल बात कर रहा है किसके बारे में, गिर जो टाइगर रिजर्व है उसके बारे में। उसमें एशियाई जो शेर है उनका विस्तार यहाँ पे हो रहा है। अब सब कुछ हो रहा है, उसके पहले थोड़ा सा हम एशियाई शेर पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले एशियाई शेर आखिर है क्या। एशियाई शेर जिसे अगर आप देखेंगे, जो कहते हैं कि दाढ़ी वाला शेर जिसे बोलते हैं, है ना, बब्बर शेर जिसे बोलते हैं, उसे कहा जाता है। और ये आयुसीएन है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, आयुसीएन की इंडेंजर्ड लिस्ट में है, इंडेंजर्ड लिस्ट में है। और एट जो कैट की प्रजातियां होती हैं उसमें अगर देखें, उसमें ये आता है। अब ये इंडेंजर लिस्ट में है। अब इंडेंजर लिस्ट में है तो इसका मतलब क्या है कि साइट्स की भी अपेंडिक्स वन में आ जाएगा। अपेंडिक्स वन मतलब इसका ट्रेड वगैरह ये सारी चीज नहीं हो सकती, कंजर्वेशन इसे दिया जाएगा। फिर 1972 जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, डब्ल्यूपी एक्ट है, उसके शेड्यूल वन में आ जाएगा। जब कोई भी यहाँ पे इंडेंजर्ड कैटेगरी का जीव जंतु होते हैं वो ऑटोमेटिकली, अगर आप देखेंगे, साइट्स वन और जो 1972 का जो कानून बना था जिसमें 4 शेड्यूल बनाए गए थे, 1 2 3 4, उसमें कंजर्वेशन लिस्ट में वन में आ जाता है। ये यहाँ पे हमने देखा। अब इसका जो खतरा है, सबसे बड़ा खतरा क्या है, ह्यूमन जो एनिमल, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। फिर उसके अलावा इलीगल जो पोचिंग होती है, अवैध शिकार होता है। फिर जेनेटिक इनब्रीडिंग से, और कैनाइन डिस्टेम्पर एक वायरस से थोड़ा सा इनको खतरा हो गया था, जिसमें अगर आप देखेंगे जो जानवरों को खिलाया जाता था, फिर जानवर अगर हम देखें जब मरते थे, ये उसे खाते थे, तो इनको इनकी बहुत ज़्यादा शेरों की मृत्यु हो गई थी। बाद में कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया गया। वर्तमान में अभी क्या आंकड़ा आया है, वर्तमान 1960 में अगर देखेंगे, इसको आप तुरंत देखें, यहाँ पे लिंक कर दें, 1960 में अगर आप देखें तो इसकी संख्या 200 हुआ करती थी। लेकिन अगर आप 2025 में देखें तो इसकी संख्या 900 हो गई है। अब ये जो 900 हो गई, तो एक पार्टिकुलर एरिया में, सपोज करिए इस एरिया में इनका, इस एरिया में यहाँ पे इनका विस्तार है, जैसे इधर उधर ये क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, है ना। जो हैबिटेट्स हैं, हम मानवों के जो आवासन क्षेत्र हैं वहाँ पे जा रहे हैं। अब इससे चैलेंज ये निकल के आ रहा है कि इनको कहीं और भी शिफ्ट किया जाए। अभी कुछ और क्षेत्र हैं जिसमें यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। यूपीएससी ने पूछा था कौन ये क्षेत्र किससे संबंधित, इनके कंजर्वेशन संबंधित, तो उनमें यूपीएससी ने ऑप्शन दिया था, गिर पानिया, फिर उसने गिरनार लिखा था, गिरनार किस संबंधित है ना। सावर कुंडल व्हील्स, सावर कुंडल व्हील्स, ये बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ये देखिए, कोई टाइगर रिजर्व होता है या अगर देखिए नेशनल पार्क होता है, तो उसके आसपास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या होता है, सेम जो जीव होता है उसको प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पर एशियाई शेर को गिर पनिया, गिरनार, सावर कुंडल में प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया जा रहा है। इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल था जिससे आपने यहाँ पर देखा। अगला आर्टिकल बात करेगा अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में, कि भारत सरकार ने क्या किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत भारत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया 103। अब ये अमृत भारत स्टेशन है क्या, इनको क्यों शुरू किया गया, तो अगर हम बात करें 6 फरवरी के आसपास, 6 फरवरी 6 फरवरी 2023 को अमृत भारत स्टेशन की शुरुआत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की थी। इसका पर्पज ये था कि भारत में जो भी रेलवे स्टेशन है उनको वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाना, ये तो इनका पर्पज था, जिससे ये पूरा बेसिकली फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट था। अब इसका पर्पज यही था सबसे पहले कि 1300 जो 3 रेलवे स्टेशन है, 2024 तक उनको क्या कर देना, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बना देना। और एक बड़ा मास्टर प्लान इससे संबंध में बनाया गया। अब अवैध रेलवे स्टेशन होते क्या है, ऐसे रेलवे स्टेशन होते हैं जहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सुविधाएं होती है, बेहतर होती हैं, चाहे वेटिंग लॉन्च हो, एलईडी बोर्डिंग हो, है ना, फिर चाहे अच्छे टॉयलेट्स हो। फिर आप देखें जो
कैनोपी वाला प्लेटफॉर्म है, बेसिकली छायादार प्लेटफॉर्म होने चाहिए, है ना। साथ ही ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उनके आसपास फूड कोर्ट होने चाहिए। तो ये सब बेसिकली यहाँ पे बात थी। और अभी यहाँ पे अभी करंट में भी यही न्यूज है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इन स्टेशन को भारत की स्थापत्य विरासत की रक्षा के लिए पर्यटन, रोजगार, क्षेत्रीय विकास से जुड़े। बेसिकली इनका पर्पज ये भी है कि ऐसे एरियाज को भी कनेक्ट करना जहाँ पे आप देखेंगे पर्यटन या टूरिज्म को बढ़ावा मिले, है ना। सपोज करिए उज्जैन को अगर बनाया जाता है या वाराणसी को बनाया जाता है, तो उज्जैन और वाराणसी का जो रेलवे स्टेशन वो तो बेहतर हो गई, साथ ही यहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी बेहतर होने से, रेलवे स्टेशन अच्छे होने से जो जो टूरिस्ट है उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती है, टूरिज्म का भी नंबर ऑफ टूरिज्म यहाँ पे बढ़ता जाएगा। ये है यहाँ पे देख। अब आगे हम बात करेंगे अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल किसके बारे में है, यहाँ पे हम देखते हैं। ये हमने यहाँ पर देख लिया। अगला आर्टिकल बात करेगा स्वतंत्रता कि ये बेसिकली फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19 है उसके बारे में ये आर्टिकल है। इसको थोड़ा सा हम नजर यहाँ पे डाल लेते हैं कि आखिर क्या कहना चाह रहा है। कि अभी ये लिखिए, ये बता रहा है कि बेसिकली फंडामेंटल राइट हमें आर्टिकल 19 में मिला है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन उसकी लिमिटेशन भी आर्टिकल 19(2) में दी गई है। ये बात कर रहा है कि अभी अभी ये जो एडिटोरियल है बेसिकली बात कर रहा है कि जो सार्वजनिक अभिव्यक्ति है, पब्लिक अगर जो एक्सप्रेशन है, जो हमारी नागरिक कर्तव्य है, उत्तरदायित्व के साथ होनी चाहिए। तो बेसिकली जो भी हम बोल रहे हैं, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी को लेकर, उसको ध्यान में रख के बोलना चाहिए। हमारी एक लिबर्टी होती है, लोगों की लिबर्टी होती है, उसको ध्यान में रख के आर्टिकल 19 का उपयोग करने की यहाँ पे बात करें इस संबंध में बेसिकली आर्टिकल। और बेसिकली ये भी बात कर रहा है कि इसमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने किस तरह से कंट्रोल किया गया था, सारी चीजें। तो थोड़ा सा हम स्टैटिक देखें तो आर्टिकल 19 के बारे में आप देखें, आर्टिकल 19 बात करता है कि इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बात करता है। 19 में ही आर्टिकल 19(1) मिलेगा। 19(1) में आपको ए मिलेगा, जो बात करे किसके बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में आप बात करेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करें। फिर आपको बी मिलेगा, उसी में बी बात करेगा किसके, राइट असेंबल, मतलब शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार मिलेगा आपको बी में, सभा करने का अधिकार। फिर आपको सी मिलेगा यहाँ पे यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, है ना, आप संघ बना सकते हैं। फिर आपको डी मिलेगा कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19(1)(d). फिर आपको ई मिलेगा, ई में मतलब क्या है? कहीं भी आप जाएं, कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी आप घर बना सकते हैं, भारत के किसी भी राज्य में रह सकते हैं जमीन लेके। हालांकि कुछ राज्यों में है एक्सेप्शन है, लेकिन अभी यहाँ पे बस बेसिकली आपको मिला है तो भारत में जैसे भारत का एक नागरिक है वो सभी देश के लिए, लेकिन पूरे देश के लिए वो नागरिक माना जाएगा। तो जो आर्टिकल 19(f) था जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको बेसिकली यहाँ पे हटा दिया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, इसे हटा दिया गया है। तो ये तो बेसिकली फंडामेंटल राइट बात करते हैं 19(1)(a), ठीक है, 19(1) बात करते हैं। 19(1) में तो हमें प्रोविजन दे दिए गए, लेकिन इनको क्या कंट्रोल भी करने की आवश्यकता है। क्यों? 1951 में जब लैंड रिफॉर्म चल रहे थे, तो ऐसा मामला देखने को जितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसको उपयोग किया जा रहा है, लैंड रिफॉर्म की जो प्रोसेस है उसको क्या करने में, स्लो डाउन करने में। तो सरकार ने क्या किया 1951 में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, ठीक है। सरकार ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट करके सरकार ने क्या किया कि इसको कंट्रोल कर दिया। तो सरकार ने कहा कि इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, इसमें क्या होनी चाहिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, युक्त युक्त निर्बंधन होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए, युक्त युक्त निर्बंधन होने चाहिए, ऐसा सरकार ने कहा। और लैंड रिफॉर्म्स को न्यायिक हस्तक्षेप से बचाना बेसिकली पर्पज थी, जो भूमि सुधार है उसको ज्यादा जुडिशियल इंटरवेंशन ना हो, इसको बचाने की सरकार ने यहाँ पे इस प्रावधान को यहाँ पे इमिट किया, यहाँ पे लागू किया। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें और भी जोड़ी गई, जैसे अगर आप देखें 19(2) जोड़ा गया, 19(2). अब आर्टिकल 19 आप कहेंगे क्या है, आर्टिकल 19 क्या है कि जो स्पीच और एक्सप्रेशन है उसको कब रोका जा सकता है, बेसिकली बात करते हैं। जैसे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, राज्य की सुरक्षा के संबंध में मामला हो, किस कोई हमारा मित्र देश उसके खिलाफ कोई बोले जा रहा है हमारे देश का नागरिक, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हम शिष्टाचार या नैतिकता, एथिकल वैल्यूज, है ना, सोशल वैल्यूज के आधार पर। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कोई कोर्ट के खिलाफ मानहानि कर रहा है तो उसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, 19(2) के अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हम डिफेमेशन, कोई किसी की मानहानि कर रहा है बेबुनियाद, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत कंट्रोल कर सकते हैं। फिर सोवरेंटी इंटीग्रिटी के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, 19(2) में किसी को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर 19(3) भी बात करें, 19(3) में अगर आप देखेंगे कि जो अगर आप देखें, जो सभा बनाने का अधिकार हमें मिला है, सी में यूनियन बनाने का अधिकार, यहाँ पे कहीं पे एसोसिएशन बनाने का अधिकार, लेकिन बेसिकली देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर या सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ नहीं होना चाहिए। उसी तरह से आप देखेंगे कोई भी ट्रेड कर सकते हैं आप, तो इस तरह के नहीं कि आप हथियारों को ट्रेड करने लगे। 95 में प्रोविजन है कि आप ट्रेड किसी ट्रेडेबल वस्तुओं को ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा नहीं किसी वस्तु का आप यहाँ पे खरीदे बेचे।
ये बेसिकली आप देखने कि आपने देखा 19 में यहाँ पे ये बातें थी। अब ये थोड़ा सा यहीं पे चर्चा में रहा है। अगला आर्टिकल हम बात करेंगे इसके बारे में, वक्फ जो 1923 23 में से अनिवार्य के संबंध में बेसिकली क्या बात कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा देखें। आपको पता है कि 2025 में वक्फ कानून आए, और जो बोर्ड है उसमें जो बेसिकली उसमें गैर मुस्लिम को शामिल किए जाने के बाद यहाँ पे मामला थोड़ा सा चर्चा में आया था। उसके बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन के सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो 1923 का जो कानून है वक्फ का, उसी के आधार पर अभी क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। अभी कोई भी अगर आप देखें, कोई भी जो पंजीकरण है 2025 के आधार पर नहीं किया जाएगा। 2025 में जो कानून बना, 2025 में जो बेसिकली कानून बना, तो जो 1923 में कानून था उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, उसमें जो डिस्प्यूट थे उसको रिजॉल्व करने के लिए, है ना, और नॉन मुस्लिम की जो प्रॉपर्टी थी उसको बेसिकली कंजर्व करने के लिए बेसिकली यहाँ पे बात करता है। साथ ही यहाँ पे जो पावर है वक्फ की थोड़ा सा लिमिट करने की बात करता है, अथॉरिटी के अंदर लाने की यहाँ पे बात करता है। इसलिए यहाँ पे बेसिकली कुछ चीजें हुई, जैसे अगर आप देखिए इस बोर्ड में अगर आप देखें गैर मुस्लिम का शामिल होना, अन्य वजह से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हमारे समाना कि जो फ्रीडम, अगर आप फंडामेंटल राइट 25 to 28 है ना, जिसमें कोई भी माइनॉरिटी अपने रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन उसको मैनेज कर सकती है, उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको यहाँ पे रोक लगाई थी। और यही उन्होंने कहा कि अभी जो पुराना एक्ट है उसी के आधार पर क्या कर सकते हैं, ये पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ डाटा आता है यहाँ पे, आप देखें कि 27% जो वक्फ प्रॉपर्टी है कहाँ पे है, यूपी में है सबसे ज़्यादा। फिर आप देखेंगे 9% के आसपास कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। 5% के आसपास कहाँ है, तेलंगाना में है। 7% कर्नाटका में है। 9% पंजाब में है। इस तरह से डाटा देते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेसिकली कहाँ पे मिलती है, पंजाब में, वो जम्मू कश्मीर, अरे सॉरी, उत्तर प्रदेश में आपको भी मिलती है। ये बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल था। अगला आर्टिकल बात करें भारत में स्थायी शहरों पर वनों की आवश्यकता के संबंध में। ये आर्टिकल बेसिकली क्या बात कर रहा है कि जो अर्बन फॉरेस्ट है वो कहीं ना कहीं अगर देखें वो नीड है टाइम की। आपको पता है कि हर एक शहर होता है, और शहर में ज़्यादातर कहीं न कहीं आप देखेंगे, सपोज़ करिए एक सिटी है, उस पे किसी न किसी एरिया में, एक लैंड में थोड़ी-सी ज़्यादा मात्रा में फ़ॉरेस्ट आपको दिखाई देता है। जैसे अगर आप देखेंगे संजय वन, जिसे दिल्ली में कहा जाता है, दिल्ली में संजय वन कहा जाता है। आरे फॉरेस्ट के बारे में आपने सुना होगा, मुंबई में आरे फॉरेस्ट जो मतलब मेट्रो आने के बाद थोड़ा-सा यहाँ पे कटाई को लेकर यहाँ पे विरोध चल रहा था। फिर आप वैसे ही देखें कुकराली फॉरेस्ट है कहाँ पे? लखनऊ में है। लखनऊ में है। नागल फॉरेस्ट है चंडीगढ़ में, है ना, तुरुहल्ली फॉरेस्ट है बेंगलोर में, और झालना लेपर्ड रिजर्व है कहाँ पे, जयपुर में। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे अर्बन बेसिकली देखें फॉरेस्ट होते हैं। अब अगर आप देखें जो कुनमिन डिक्लेरेशन है, जिसे हमने कल देखा था, कुनमिन घोषणा पत्र डिक्लेरेशन, ये बेसिकली बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है ना, यूएनसीबीडी के डिक्लेरेशन। कल हमने यूएनसीबीडी के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा था, आप जाएं तो पुराना आर्टिकल देख सकते हैं। उसमें हमारी जो टारगेट है कि 1/3 जो हमारा लैंड है उसमें क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए, है ना, जिससे क्या करे, जो CO2 है उसको प्रिजर्व किया जा सके, मतलब CO2 को बेसिकली काउंटर किया जा सके, PM2.5 काउंटर किया जा सके। तो अर्बन जो फॉरेस्ट होती है, जो अर्बन हीट होती है, उसको काउंटर करते हैं। अब अर्बन हीट को काउंटर करने के लिए अगर ये अर्बन फॉरेस्ट ही खत्म कर दिए जाते हैं, तो इससे क्या होगा, जो शहर में जो तापमान लगातार बढ़ता रहेगा, CO2 को CO2 को सोखने वाली कोई क्षमता नहीं होगी। ये सारी समस्या यहाँ पे देखने को मिलती है। इसलिए क्या किया जाता है, इनको फॉरेस्ट को अर्बन फॉरेस्ट स्कीम्स अंतर्गत इनको प्रिजर्व किया जाता है। फिर साथ ही सरकार ने कुछ और स्कीम चलाई, जैसे आपने देखा होगा नगर वन योजना। इसमें बेसिकली पर्पज सरकार का था कि 200 से ज़्यादा अर्बन फॉरेस्ट हैं उनको प्रिजर्व करना, जो शहरी वन है उनको प्रिजर्व करना। फिर कैंपा फंड है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। कैंपा फंड है कि जो अफॉरेस्टेशन के लिए पैसा देता है, जैव विविधता संरक्षण के लिए बेसिकली पैसा देता है। ठीक है, ये बेसिकली बात करें तो इसमें अभी क्या हुआ है, हैदराबाद का कांचा बौली, हैदराबाद का कांचा बौली अर्बन फॉरेस्ट है, उसमें 400 एकड़ में अगर आप देखें उसमें वन है। उस 400 एकड़ वन को यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सरकार ने दे दिया था कि अब इसमें क्या किया जाए, पेड़ों की कटाई की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस परियोजना पर यहाँ पे रोक लगा दी है, और उन्होंने कहा कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला आर्टिकल देखेंगे हम। अगला आर्टिकल बात करेगा आर्टिकल 19 के बारे में ही। आर्टिकल 19 के बारे में जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसे तो हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा मेंस के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, क्या चैलेंजेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, गिव मी अ सेकंड। अब जो मेंस के पर्सपेक्टिव क्या चैलेंज यहाँ पे दिखाई देता है उसको थोड़ा सा देखें कि अभी क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया अली खान महमूदा आबाद के मामले में, है ना, कौन सा मामला था, अली खान महमूदाबाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फैसला, अली खान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, एक्सप्रेशन भी है, लेकिन इस पे भी एक
कहते हैं ना कि युक्त युक्त रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उसका उपयोग यहाँ पे होना चाहिए। इससे बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले चैलेंजेस क्या है यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। फिर अगर अधिक आर्टिकल 19 से रिलेटेड चैलेंज यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि राष्ट्र की सुरक्षा बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगर आप देखें, नेशन की जो हमारी इंटीग्रिटी है, नेशन सोवेरेंटी है, वर्सेस पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करें। फिर दूसरे अगर हम देखें, यहाँ पे बात होती है यूएपी, अफस्पा जैसे कानून है, वो क्या करते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए लागू किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी इनका मिसयूज किया कर दिया जाता है और मीडिया को या अदर जो ऐसे अगर एक्टिविस्ट हैं उनको बंद कर दिया जाता है। तो सेक्शन 66 ए के तहत अगर आप देखेंगे, मोबाइल फोन के दुरुपयोग की निगरानी, उनका जांच करना, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे मिल जाती है। फिर अगर देखें, मतभेद को देशद्रोह बताना, मतभेद अगर मान चलिए किसी के साथ आपका क्या है, मतभेद है या डिसेंस है, तो उसको देशद्रोह बताना कि ये देश के खिलाफ है, मतभेद को देशद्रोह बता दें। सरकार के खिलाफ, इसके बोलने का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि देश के खिलाफ आप बोल रहे हैं। सरकार के खिलाफ बोलने का बेसिकली अधिकार है, सरकार को हमने वोट दिया है, उस चीज को यहाँ पे काउंटर करने की बात है। फिर डिजिटल सेंसरशिप चैलेंज यहाँ पे निकल के आता है। सेंसरशिप चैलेंज यहाँ बहुत सारे निकल के आते हैं। ये बेसिकली बहुत सारे प्रोविजन जो कहीं ना कहीं अगर आप देखें आर्टिकल 19 को क्या करते हैं, करते हैं, ये कम करने का प्रयास करते हैं, चैलेंज यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब होना क्या चाहिए यहाँ पर, सुझाव अगर दिया जाए, सुझाव क्या होना चाहिए कि इनमें क्या होता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, है। और रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट या संसद को इसकी व्याख्या करनी चाहिए। बेसिकली अगर एससी को या पार्लियामेंट को बताना चाहिए कौन कौन सी मामलों पर क्या है आप नहीं बोल सकते, उसका क्लियर गाइडलाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी मामले में आप किसी को उठा के यूएपीए उसके ऊपर लगा दीजिए, कोई मामले में आप उसको लगा आपस पर लगा दीजिए, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट या तो पार्लियामेंट या हम डिसाइड करें कौन कौन से मामले पर कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, कौन से मामले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मतलब कि अगर आप देखें आंतरिक मामले जिससे कहीं ना कहीं चैलेंज क्रिएट हो सकता है, ये यहाँ पे बात है। फिर यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू जैसी एक्टिविटीज़ हैं, उनको यहाँ पे एक्टिव होने की आवश्यकता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जिससे अगर सरकार कोई ऐसी कार्रवाई करती है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है, तो यहाँ पे काउंटर किया जा सके। स्कूल कॉलेज वगैरह में क्या है, अवेयरनेस फैलानी चाहिए और जागरूकता फैलानी चाहिए। अगर आप देखें वर्तमान में आर्टिकल 19 को लेके एक नेगेटिव परसेप्शन जो बनता हुआ दिखाई देता है कि ये बाधा बन जाती है हमारे विकास में, चाइना ने डेवलप कर लिया, भारत नहीं डेवलप कर पाएगा, है ना। आर्टिकल 19 है, यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी कभी भी विकास में बाधा नहीं बनती है ना। अगर आप देखें तो जितने भी विकसित देश हैं उनमें आप देखें डेमोक्रेसी दिखाई देती है, और आप देखेंगे ज़्यादातर में, जैसे आप वेस्टर्न कंट्रीज का उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं। चाइना एक्सेप्शन है, यहाँ पे कम्युनिस्ट कंट्री है, डेमोक्रेसी नहीं, फिर भी यहाँ पे डेवलप कर गया है, लेकिन ज़्यादातर जो आप देखेंगे डेवलप की जो कंट्री है वो आपको डेमोक्रेसी से ही दिखाई देती हैं। फिर अगला आर्टिकल यहाँ पे बात करें, युद्ध शुल्क और वैश्विक एआई परिदृश्य का पुनर्गठन। ये बेसिकली क्या बात कर रहा है, ये बेसिकली बात ये कर रहा है कि जो अगर हम बात करें, नए जो टैरिफ लगाए जाते हैं, टैरिफ अगर लगाए जाते हैं, तो उससे एआई रिलेटेड जो सप्लाई चेन है उसमें यहाँ पे डिसरप्शन देखने को मिल सकता है। अब एआई टेक्नोलॉजीज में आप देखेंगे बहुत सारी चीजें होती है, सेमीकंडक्टर का यूज होता है। अब अगर हम बात करें, इनमें लगातार चैलेंज क्रिएट कर रहे, जैसे यूएस ने क्या किया था अभी, यहाँ पे आपने देखा टैरिफ लगाए थे, इससे क्या हुआ कि जो चाइना है, वहाँ से सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ, तो एआई जो टेक्नोलॉजी उसकी जो प्रोग्रेस है उसमें यहाँ पे धीमी वृद्धि हो जाती है। 2024 में अमेरिका ने लगभग $485 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट किया था, जिसमें $200 बिलियन डाटा प्रोसेसिंग के टूल्स थे, जो मैक्सिको, ताइवान, वियतनाम जैसे देशों से आते थे। एआई हार्डवेयर की कॉस्ट में यहाँ पे वृद्धि भी हो जाती है। अगर आप देखें टैरिफ बढ़ने से क्या होता है, इन शुल्क में अगर जीपीयू, एसिक जैसे एआई हार्डवेयर कीमतें बढ़ जाती हैं, है ना, ये यहाँ पे बात होती है। तो यहाँ पे बात होती है कि एआई का जो सप्लाई चेन है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे सप्लाई चेन में जो बाधा है उसको कम करने की यहाँ पे आवश्यकता है। जैसे अमेरिका में अगर आप देखें, जो $485 बिलियन का यहाँ पे डाटा प्रोसेसिंग है, $200 बिलियन का, यहाँ बेसिकली जो आयात की बात कर रहा है 2024 में, उस तरह से भारत में भी अगर आप देखें, इसको आर एन डी देने की आवश्यकता है, जिससे क्या किया जा सके, इम्पोर्ट यहाँ पे कम किया जा सके, है ना। हम भी क्या करते हैं, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे मामले में आप देखेंगे, चाहे ताइवान हो, चाहे मैक्सिको हो, वियतनाम हो या चाइना हो, यहाँ से इम्पोर्ट करते हैं। इसको यहाँ पे R&D को बढ़ावा देके ऐसे जो चैलेंजेस जिनको यहाँ पे काउंटर किया जा सकता है। भारत में सेमीकंडक्टर व एआई क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट हालांकि बढ़ रहा है, लेकिन भारत में सस्ते कुशल व श्रम बल के कारण यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो चाइना है और अमेरिका है, तो ऐसी कंट्रीज को थोड़ा सा हम यहाँ पे काउंटर कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी में। इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। लास्ट आर्टिकल बात करेगा यहाँ पे, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का उपयोग। अब यहाँ पे देखेंगे आप किस तरह से यहाँ पे ये आर्टिकल बेसिकली द हिंदू में कवर हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा नजर डालें तो आप यहाँ पे पाएंगे, आप क्या पाएंगे यहाँ पर,
कि अभी क्या हो रहा है कि हमने क्या किया कि ऑपरेशन सिंदूर चला, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने क्या किया, पाकिस्तान को काउंटर किया और वहाँ पर उसको जवाब दिया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें यहाँ पर काउंटर करने की आवश्यकता है। जैसे कैसे? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएनएससी में दबाव डाला जाए कि जब इतने ज़्यादा टेररिस्ट, अगर सबसे ज़्यादा टेररिस्ट जो यूएन द्वारा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान में हैं, तो पाकिस्तान में लोन संबंधी जो प्रावधान है, उसको ढीला किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिटी वो वहाँ पे दबाव डाले, खासतौर पे यूनाइटेड नेशन द्वारा। फिर हम बात करें यूनाइटेड नेशन जो काउंटर टेररिज्म कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन में जो काउंटर टेररिज्म कन्वेंशन है ना, 1067 जो प्रोविजन है, उसको यहाँ पे पास करने की आवश्यकता यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पेंडिंग है। फिर इसके अलावा जो फ्रेंडली नेशन उनके साथ भारत को सहयोग करना चाहिए, चाहे रूस हो, है ना, चाहे इजराइल हो, इनके साथ यहाँ पे मिलकर यहाँ पे काउंटर करने की आवश्यकता है, फ्रांस हो। फिर इसके अलावा जो इंटरपोल जैसी संस्था है, इंटरपोल है, एफएटीएफ है, उसके द्वारा हम पाकिस्तान पर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रतिबंध लगवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका यूज कर सकते हैं। फिर डब्ल्यूटीओ है, आईएमएफ वगैरह, हम फंडिंग में जिस तरह से अभी पाकिस्तान को फंडिंग मिली, उससे कहीं ना कहीं भारत की आलोचना भी है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से प्रभुत्व है कि यहाँ पे तुरंत युद्ध भी हो रहा है, उसी दौरान आईएम से पाकिस्तान को फंडिंग मिली जा रही है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे काउंटर करने की आवश्यकता है। इसमें बेसिकली चुनौतियां यही देखने को मिलती है कि पाकिस्तान की बेसिकली ये देखें, स्वीकार नहीं करता है, कभी सबूतों को भी स्वीकार नहीं करता है। फंडिंग बेसिकली चाइना से ही मिल जाती है। चाइना यहाँ पे सपोर्ट कर देता है, तो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में कोई प्रोविजन यहाँ पे, कोई बिल यहाँ पे पास ही नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे ये सारी चैलेंज यहाँ पे दिखाई देते हैं। सीरियसली नहीं, अगर यहाँ पे देखें तो बेसिकली यही कि अगर हम देखें, हमें जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, खासतौर पे जो बड़ी डेमोक्रेसी, उनके द्विपक्षीय जो संबंध है, बायलेटरल जो रिलेशन, उनको बेहतर करना होगा, जिससे हम पाकिस्तान पे दबाव लगातार डाल सकें। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का उपयोग हमें करना होगा। आतंकी जो फंडिंग है उसके खिलाफ हम एफएटीएफ के साथ मिलकर कार्रवाई करनी होगी, इंटरपोल जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर आतंकी गतिविधियों के समक्ष हमें यहाँ पे कार्रवाई करनी होती है। ये बेसिकली यहाँ पर सारी चीजें इस आर्टिकल में दिखाई देती है। तो आज के आर्टिकल फिलहाल इतना है। तब के लिए धन्यवाद।